नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव की। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी। इस बार जो ईरान में चुनाव हुआ उसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बात रही कि इस बार वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ने अपने को काफ़ी एक्सपोज कर दिया। पहले भी वहाँ पर इस्लामिक व्यवस्था है, इस्लामिक गणतंत्र है, तो वहाँ चुनाव एक ऐसे खास सिस्टम के भीतर होता है जिसमें यह इंश्योर किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट है वो इस्लामिक इस्लामिक पंथ में इस्लाम की जो मान्यताएं हैं, उसका जो कानून है, उसमें उसकी आस्था है और वो जब सत्ता में आएगा तो उसके अनुरूप ही देश का शासन चलाएगा। इसलिए वहाँ पर जब ये व्यवस्था आई तो एक गार्जियन काउंसिल बनाया गया जिसे ये काम सौंपा गया कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके उम्मीदवारों की पहले वो जांच करेगा और जिन उम्मीदवारों को वो मंजूरी देगा वही असल में चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये व्यवस्था काफ़ी समय से, जब से वहाँ इस्लामिक क्रांति हुई 1979 में और ये व्यवस्था ने स्वरूप ग्रहण किया, तब से ये वहाँ चीज़ें चल रही थी। इसी व्यवस्था के तहत कई ऐसे उदारवादी राष्ट्रपति भी बने जिनके बारे में ये राय थी कि वो बहुत उस कट्टरपंथी ढंग से या चीज़ों को नहीं देखते हैं जैसी कि ईरान के बारे में धारणा है या उसकी छवि है। जैसे कि मोहम्मद ख़ातमी थे जो 1997 में राष्ट्रपति बने थे, या अभी मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी, ये दोनों की कम से कम जो यह छवि रही है, ये दोनों बहुत उदारवादी नेता रहे हैं और कई मामलों में इन्होंने ऐसे फैसले भी किए जिनके बारे में बताया गया कि वहाँ के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं अयातुल्ला सईद अली खामेनेई, उनसे उनकी सहमति उस पर नहीं थी। जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हुई वो हसन रूहानी के कार्यकाल में ईरान का जो न्यूक्लियर डील हुआ अमेरिका और 5 अन्य देशों के साथ में। लेकिन इस बार जब चुनाव के लिए पर्चे भरे गए तो उसमें जो ऐसे लोग जिन्हें उदारपंथी समझा जाता है उनके पर्चे पहले ही खारिज कर दिए गए। न सिर्फ उदारपंथियों के बल्कि मोहम्मद अहमदी निजाद जो 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे 2005 से लेकर, उनका पर्चा भी खारिज कर दिया गया। इसके अलावा जो ईरान की संसद है मजलिस, उसके जो स्पीकर रह चुके हैं अली लारजानी, उनका पर्चा भी खारिज कर दिया गया। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, पहले महत्वपूर्ण पद पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं, तो इस बार वो कैसे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई, दुनिया में किसी को भी समझ में नहीं आई। हालात यहाँ तक पहुँचे कि खुद अयातुल्ला खामेनेई ने सार्वजनिक बयान देकर कहा कि इस बार गार्जियन काउंसिल ने कई उम्मीदवारों के साथ में इंसाफ नहीं किया। तो यह बात कहे जाने के साथ ही ये चुनाव सवालों के घेरे में घिर जाता है। लेकिन अगर इंसाफ नहीं हुआ तो उस इंसाफ को सुधारा क्यों नहीं गया, ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गार्जियन काउंसिल ने बहुत ही साफ तौर पर इब्राहिम राइसी, जो कि जिनकी छवि कट्टरपंथी नेता की है, उनका रास्ता साफ किया और जब चुनाव हुआ 18 जून को तो उसमें 60% वोट लाकर वो चुनाव जीत गए, 60%। हालांकि इस बार मतदान का प्रतिशत पिछली बार की तुलना में लगभग आधा रह गया, आधा से कुछ ज़्यादा, इसलिए कि बहुत से चूँकि उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए थे तो उनके समर्थकों ने वोट नहीं डाला। कई संगठनों ने खुलेआम मतदान के बायकॉट की अपील की थी। इन सब का असर दिखा। जाहिर है इस बार जो राष्ट्रपति चुने गए हैं और इसके बाद जो ईरान की सत्ता बनेगी
उसकी लेजिटिमेसी, उसकी जो वैधता है वो बहुत से लोगों की निगाह में संदिग्ध रहेगी, उस पर शक बना रहेगा लोगों को। ऐसा माना गया है कि चूँकि खामेनेई, अयतुल्ला खामेनेई अब बहुत बूढ़े हो गए हैं और अब उनके उत्तराधिकारी के चयन का समय आ गया है, और शायद ऐसा कहा गया है कि खामेनेई रईसी को, इब्राहिम रईसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, तो इसके पहले उन्हें राष्ट्रपति उनको बनाने के लिए सारी तैयारियां की गई। इसका एक ड्रॉबैक यह होगा कि अब ईरान की पूरी सत्ता एक ही खेमे के लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है, और इसलिए अब वहाँ जो भी अगर अच्छे काम होंगे तो उसका श्रेय भी उनको मिलेगा, लेकिन अगर जो नाकामियाँ होंगी उन नाकामियों का ठीकरा भी उनके सिर फूटेगा। जो हालात हैं, कोरोना महामारी है, अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से वहाँ पर काफ़ी आर्थिक संकट हैं, ये सारे जो सवाल हैं, इसकी वजह से वहाँ आम लोगों की ज़िंदगी अभी मुहाल होती चली गई है। अब जाहिर है कि इस तमाम हालात को से डील करने की जिम्मेदारी इब्राहिम रईसी की होगी, जिनके बारे में माना जाता है कि वो सीधे अली खामेनेई की छत्र छाया में हैं। तो ये सारी व्यवस्था को लेकर ईरान की जनता में एक बहुत सीधी जवाबदेही तय करने का समय आएगा, क्योंकि इसके पहले राष्ट्रपति और जो सरकार थी उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती थीं, सर्वोच्च धार्मिक नेता जो हैं वो इससे बचे रहते थे। तो ये तो ईरान के भीतर के मामले में इस चुनाव का महत्व है। जहाँ तक दुनिया की बात है, तो जब ये मतदान हो रहा था उसी समय ये खबर आई कि अब अमेरिका जो ईरान डील के लिए फिर से बातचीत हो रही है। आपको पता ही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। यह समझौता बराक ओबामा के समय में हुआ था। जो बाइडन ने वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो फिर से अमेरिका को इस समझौते में लाएंगे, लेकिन इस वादे पर उन्होंने बहुत तेज़ी से अमल नहीं किया। जब वो जनवरी में राष्ट्रपति बने तो उसके बाद उन्होंने बहुत अगर मगर उसमें लगाए, नई शर्तें थोप दी, जिसके वजह से ईरान अभी तक इस ईरान समझौते में अमेरिका शामिल नहीं हो सका है। अभी उसकी बातचीत चल रही है। ऐसी खबरें थी कि बातचीत सही दिशा में जा रही हैं, लेकिन अब जबकि इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति बन जाएंगे, मुमकिन है कि ईरान की तरफ से इसमें वो दिलचस्पी न ली जाए, क्योंकि जो ईरान के जो कट्टरपंथी, चरमपंथी जो इस्लामिक समूह हैं वो चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाए, जबकि इस समझौते का मकसद ही यह है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए। अब यह देखने की बात होगी कि क्या होता है इस मामले में, लेकिन अगर ये समझौता वार्ता टूटी और ईरान सचमुच परमाणु हथियार बनाने की तरफ गया तो उससे पूरी पश्चिम एशिया का जो सिक्योरिटी सीन है, जो सुरक्षा का जो वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं वो बदल जाएंगी और एक बिल्कुल ही नए किस्म की परिस्थितियाँ दुनिया के सामने आएंगी। वो क्या होगा इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये सारी आशंकाएं सबके सामने हैं। इब्राहिम रईसी के चुनाव जीतने से ये आशंकाएं और गहरी हो गई हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।